नमस्कार। आयुर्वेदी के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम लोग जितनी भी पढ़ाई पढ़ते हैं आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट है शरीर स्थान को लेकर के, यानी शरीर की रचना और संरचना को लेकर के, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे भी हम लोग रचना शरीर में और क्रिया शरीर के अलावा जब रोग उत्पत्ति या पंचकर्म का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो हम चिकित्सा में आते हैं, तो उसमें भी हम लोग को ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करना पड़ता है। और इसके अगर आपको ज्ञान नहीं है, इसका फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं है, तो आपको औषध चयन में या औषध चिकित्सा में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आज का टॉपिक है वो है कोष्ठ। कोष्ठ क्या होता है आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं। कोष्ठ का जो लिटरल मीनिंग अभी हम लोग जो समझेंगे वह यह है कि कोई ऐसी संरचना जिसका कुछ आवरण हो और बीच में खाली स्थान हो, यानी स्पेस हो। ऐसा कोई भी स्पेस जो किसी एक आवरण से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग कोष्ठ कहते हैं। इसके लिए इसकी निरुक्ति को देखिए, क्या लिखा है, कुछ आवरणे, यानी ऐसा कुछ जो आवरित है, किसी चीज से घिरा हुआ है और अंदर उसके खाली स्थान है, तो वो कोष्ठ कहलाता है। सुश्रुत निदान 7/6 पे डल्लड़ जी क्या कहते हैं, कोष्ठ शब्देन अत्र आहार पाक धारा उच्यते। कोष्ठ हम उसको कहते हैं, कोष्ठ शब्द से हम क्या समझते हैं, वह है जहाँ आहार का पाक होता है। जहाँ आहार का पाक होता है उसको हम लोग कोष्ठ कहते हैं। ऐसा आचार्य डल्लड़ का मत है। आचार्य डल्लड़ कौन है, सुश्रुत संहिता के टीकाकार हैं। निबंध संग्रह नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कमेंट्री की थी। फिर कोष्ठ का पर्याय क्या आता है वो हम देखते हैं। कोष्ठ पुनरुच्यते महास्रोत शरीर मध्यम महानिम्न आम पक्वाशय पर्याय च इति पर्याय शब्द तंत्र। यानी चरक के अनुसार कोष्ठ का अगर हम कहना चाहें, कोष्ठ हम किसे कहेंगे, तो उसको महास्रोत कहेंगे। शरीर मध्य भाग को कोष्ठ बोलते हैं। महानिम्न आम पक्वाशय, महानिम्न आम पक्वाशय का जो एरिया है उसको हम लोग कोष्ठ के पर्याय के रूप में समझ सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा जो ट्रैक जिसके अंदर खालो स्पेस होता है, चाहे आपका स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, ठीक है, ये सारा चीजें क्या होता है आपका कोष्ठ के रूप में वर्णित है आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आगे चलते हैं। कोष्ठ जो होता है, कोष्ठ के कई प्रकार के कोष्ठ हैं हमारे शरीर के अंदर, तो उन कोष्ठों को हम क्या बोलते हैं, कोष्ठांग बोलते हैं। यानी आचार्य के अनुसार जो आपके शरीर में कोष्ठांग हैं, यानी जो ऐसी कोई संरचना जो बीच में खाली है, वह कितने हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कुल 8 हैं और आचार्य चरक के अनुसार कुल 15 हैं। 3 संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ये संख्याएं कौन सी हैं, ये संख्याएं देखिए। कोष्ठांग जो आचार्य सुश्रुत के अनुसार है उसमें देखिए बहुत इजी है, याद भी करना है इसको। और बेसिकली जब हम आपको बताएंगे जो कोष्ठांग की रचना होती है, कोष्ठांग की संख्या की जब बात आती है तो रचना शरीर का टॉपिक होता है। और जब हम कोष्ठ के बारे में बात करेंगे, जहाँ मृदु मध्यम और क्रूर कोष्ठ आते हैं, तो क्रिया शरीर के संदर्भ में रहता है। तो अभी ये रचना शरीर के संदर्भ में है, तो वहाँ हम देखते हैं क्या है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्थानीय आमाग्नि पक्वाशय मूत्रस्य रुधिरस्य च हृद उंडुक फुफ्फुसस्य कोष्ठम च इति अभिधीयते। तो 8 प्रकार के जो कोष्ठ हैं वो क्या है, आमाशय, दूसरे नंबर पे क्या है अग्नाशय, तीसरे नंबर पे क्या है पक्वानाम पक्वाशय, चौथे नंबर पे मूत्राशय, 5वें नंबर पे है रक्ताशय, 6 पे है हृदय, 7वें पे है उंडुक और 8वें पे है फुफ्फुस। ये क्लासिकल नेम है जो आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने दे रखे हैं। ठीक, हम इनका आप देखते हैं जो मॉडर्न से क्या कोरिलेट करते हैं। तो आमाशय को हम स्टमक कहते हैं, अग्नाशय को हम पैंक्रियास समझ सकते हैं, ये केवल कोरिलेशन है। पक्वाशय को हम इंटेस्टाइन समझ सकते हैं। मूत्राशय जहाँ यूरिन रहेगा उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। रक्ताशय जहाँ रक्त रहता है या रक्त बनता है वह क्या है आपका लीवर और स्प्लीन है। हृदय में आपका हार्ट होता है। उंडुक का मतलब सीकम होता है, सीकम कोलन रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। फुफ्फुस को हम लंग समझते हैं। तो ये आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट आता है वह कोष्ठांग संख्या में 8 आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य चरक का देखते हैं। आचार्य चरक के अनुसार क्या होता है, कोष्ठांग टोटल 15 होते हैं। तो इन 15 कोष्ठांगों का हम नाम देखते हैं। सबसे पहले
पंचदश कोष्ठांगानि तद्यथा क्या नाभि हृदय क्लोमः यकृत प्लीहा वृक्को च, वृक्को मतलब दो, वृक्को बस्ति पुरीषाधारम आमाशयस्य पक्वाशयस्य उत्तरगुद अधरगुद क्षुद्रांत स्थूलांत्र वपावहनम चैति। तो पहले इनका नाम हम देख लेते हैं। नाभि, पहला क्या है? नाभि, जिसको मॉडर्न में हम क्या समझ सकते हैं? अम्बिलिकस एरिया जो हमारा होता है उसको कहते हैं। दूसरे नंबर पे हृदय, हार्ट है, आप जानते हैं। तीसरे नंबर पे क्लोम है। क्लोम को हम यहाँ पैंक्रियास समझ रहे हैं। क्लोम को लेकर के कई तरह का कंट्रोवर्सी है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ फिलहाल आप क्लोम का मतलब पैंक्रियास समझिए, ठीक। यकृत का मतलब क्या है? लीवर। प्लीहा का स्प्लीन है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सेम ऑर्गन के लिए है। ब्रिक्को, ब्रिक्को मतलब किडनीज के लिए है। बस्ती विरुंडी ब्लैडर। पुरीषाधार, जहाँ पुरीष रहता है तो लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम। फिर आता है आमाशय मतलब स्टमक। पक्वाशय इंटेस्टाइन, ठीक। उत्तरगुद अधरगुद, ये वही लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ सीकम कोलन रेक्टम तीनों आ जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत्र को बोलते हैं। स्थूल आंत्र में आपका लार्ज इंटेस्टाइन आता है जहाँ पूरे पार्ट को लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे उसके स्पेसिफिक स्पेस की बात हो रही थी, यहाँ पे समझिए क्षुद्रांत्र स्थूलांत्र, ठीक। फिर आता है वपावहन। वपावहन किसको बोलते हैं? ओमेंटम। तो इसको याद रखिएगा, इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप याद करिए इसका, और ये 15 नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक। और वहाँ पे 8, ये रचना शरीर का एक बेसिक टॉपिक होता है जहाँ पे कोष्ठ या कोष्ठांग पे टिप्पणी लिखने को आता है, ठीक। आगे चले, आगे आता है। अब ये जो पोर्शन है वो आपका बेसिकली क्रिया शरीर से रिलेट करता है। तो ऐसा नहीं क्रिया शरीर में और कोष्ठांग पूछ दिया, कोष्ठ पूछ दिया तो आप वहाँ पे कोष्ठांगों की संख्या काउंट कराने रहें। पेपर वाइज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको रचना शरीर में कोष्ठ का मतलब वो 8 और 15 है, और क्रिया शरीर में ये वाला कॉन्सेप्ट आता है क्या? तत्र मृदु क्रूरो मध्य इति त्रिविधा कोष्ठम भवति। 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं फंक्शनल एनाटॉमी के हिसाब से, ठीक। फिर आगे वही अष्टांग हृदय का भी सेम मत है। कोष्ठ क्रूरो मृदो मध्य, मध्य से आते समर्पी, मध्य से आते समर्पी। चरक का भी सेम मत है, लेकिन उन्होंने ऐसे नाम नहीं दिया। क्रूर को बोला उन्होंने कि जो 7 दिन में स्नेहित होता है वो क्रूर है, जो 3 दिन में होता है वह मृदु है, और जो 5 दिन में होता है वो मध्यम है। तो कुल मिला के इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। 3 प्रकार के कोष्ठ सभी आचार्य मानते हैं, ठीक। आगे चल रहे हैं। कोष्ठ की परीक्षा, कोष्ठ की परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा था। अगर कोष्ठ के बारे में आप अच्छे से जानते हैं तभी पंचकर्म में आप औषध की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को स्नेहन स्वेदन कराना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोष्ठ कैसा है उसका। अन्य भी प्रयोग हैं। तत्र मृदु क्रूरोह मध्य इति त्रिविधा कोष्ठो भवति। ये कॉन्सेप्ट हुआ। 3 तरह के कोष्ठ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिखिए, मृदु, मध्यम, क्रूर। 3 तरह के कोष्ठ होते हैं। तत्र बहुपित्तो मृदु, बहुपित्तो मृदु, जिसमें पित्त की अधिकता होगी, पित्त की बहुत अधिकता होगी, वह क्या होगा? मृदु होगा। लक्षण क्या होगा? सदुग्धेन अपि विरिच्यते। विरेचन मतलब मोशन हो जाना, लूज मोशन हो जाना। दुग्धेन अपि, दूध मात्र से, केवल दुग्ध से विरेचन हो जाएगा, ठीक। यानी मृदु कोष्ठी का लक्षण है जिसका दूध पीने मात्र से पेट साफ हो जाता हो, विरेचित हो जाता हो, वह मृदु कोष्ठी कहलाता है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुवात श्लेष्मा क्रूर, बहुवात श्लेष्मा, तो वात और कफ ये दोनों जिसमें अधिक मात्रा में रहेगा वो कोष्ठ कैसा होगा? क्रूर होगा, ठीक। बहुवात श्लेष्मा क्रूर। अक्सर आप याद करते हैं तो वात से क्रूर को जोड़ लेते हैं, लेकिन श्लेष्मा को भूल जाते हैं।
ये जानिए श्लेष्मा नहीं होगा तो बांधने का काम नहीं करेगा, यानी कॉन्स्टिपेशन में मल आपस में बंध जाते हैं बहुत टाइटली, तो वो बिना कफ के संभव नहीं है। ठीक, तो जहां पे वात बहुत ज्यादा होगी, रुक्षता हो जाएगी और कफ वहां आलिंगन का कार्य करेगा बहुत अधिक मात्रा में, तो वह कोष्ठ कैसा हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। और स दुर्विरेच्य, वह कैसा व्यक्ति होगा, दुर्विरेच्य, यानी बहुत कठिनाई से उसको विरेचन होगा, बहुत परगेशन जो होता है बहुत कठिनाई से होगा, इतना इजीली उसको विरेचन नहीं होगा। समदोषा मध्यमा, जहां पे वात बराबर पित्त बराबर कफ होगा वह क्या होगा, मध्यम। ठीक, तो इतना मृदु भी नहीं होगा कि दूध से विरेचित हो जाए और इतना भी क्रूर नहीं होगा कि दुर्विरेच्य हो जाए। ठीक, वो कैसा होगा, मध्यम होगा। तो ये याद रखिएगा, सुश्रुत के अनुसार कोष्ठ जो होता है 3 प्रकार का, इस प्रकार बताया। आगे चलते हैं आचार्य चरक के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद हो तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो मीनिंग याद कर लीजिएगा। ये क्या बोलते हैं, मृदु कोष्ठी त्रिरात्रिण, इनका भी कॉन्सेप्ट वही है। मृदु कोष्ठ कैसा होगा, त्रिरात्रिण, 3 रात्रि, यानी 3 दिन तक अगर उसको स्नेह पान कराया जाए। कौन सा स्नेह, अच्छ पेय, अच्छ शब्द आता है ऐसा घृत जिसमें कुछ भी न मिलाया गया हो। ठीक, अच्छ स्नेह यानी केवल घृत पान दिया जाए, कोई उसमें औषधि न मिलाई गई हो। तो क्या होगा, अगर 3 दिन तक वो पीता है और 3 दिन के पान से, किसका पान से, अच्छ स्नेह के, केवल इतने मात्र से क्या हो जाएगा, स्नेहन के लक्षण आ जाएंगे। स्नेहन के लक्षण अगर मिल गए तो स्नेहन के लक्षण क्या होते हैं, त्वचा में स्निग्धता हो जाएगी, मल में आपको घी जैसा दिखाई देने लगेगा, उससे विरक्ति हो जाएगी, द्वेष होने लगेगा और घृतपान करने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर 3 रात्रि में ही मिल जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मृदु कोष्ठी। क्लियर हुआ, मृदु कोष्ठी क्या होगा, 3 दिन तक अच्छा पान करेगा अगर, तो स्नेहन के लक्षण आ जाएंगे। ठीक, क्रूर कोष्ठेषु 7 रात्रेण मानव, क्रूर कोष्ठेषु 7 रात्रेण मानव, अगर क्रूर कोष्ठी रहा तो 7 दिन तक अच्छपान कराना पड़ेगा, 7 दिन तक अच्छपान कराना पड़ेगा, तब सम्यक स्नेहन के लक्षण आएंगे। तो ये 2 चीजें क्लियर हो गई, एक मृदु हो गया, एक क्रूर हो, अरे हाँ, एक मृदु हो गया, एक क्रूर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर आता है आगे देखो, मृदु कोष्ठ को 3 रात्रि का तो एक कॉन्सेप्ट दिया समझाने के लिए, और क्रूर के लिए बोला कि 7 दिन तक लग सकता है, और 7 दिन से ज्यादा हम स्नेहपान कराते नहीं है, क्योंकि 7 दिन के बाद स्नेहपान निष्फल हो जाता है, वह 7 में हो जाता है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो कुछ एग्जाम्पल दिए, कैसे, गुड़ भी इच्छु रसम, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको गुड़ गुड़ खाने से, इच्छु रस यानी ईख के रस से, मस्तु यानी तक्र से, क्षीर दूध से, उड़वोलित दही मतलब दधी ऐसा जिसमें पानी मिलाया गया हो, तक्र और दधी में अंतर, वो पानी वाला दही जो है वो ऐसा हो, पायस दुग्ध मतलब पायस जो दूध में थोड़ा खीर मिला के बनाते हैं वैसा, चावल मिला करके, खिचड़ी से, सर्पी से, कास्मर फल होता है, त्रिफला रस से, क्या होता है, द्राक्षा रस अंगूर के रस से, पीलू रस से, और उष्ण जल से भी, अगर गर्म पानी भी पी लिया तो उससे भी, और मध्य से यानी मध्यम च तरुणम, तरुण मध्य यानी नया बना हुआ मध्य है, अगर उसको पी लिया तो मृदु कोष्ठी को विरेचन हो जाता है। यानी मृदु कोष्ठी को और विरेचन कराना हो तो 3 दिन अच्छपान करा करके जैसे ही स्नेहित हो गया, इसमें से कुछ भी आप प्रयोग कर लेंगे तो उसको विरेचन हो जाएगा। ठीक, तो मृदु कोष्ठी की पहचान यही है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे 2-3 बार पढ़िएगा, कुछ एग्जाम्पल याद हो जाएंगे।
आगे क्या दिया, विरेचयति न एतानि क्रूर कोष्ठम कदाचन। इतना सब कुछ करने पर अगर आप क्रूर कोष्ठी होगा तो उसको विरेचन नहीं होगा। भवति क्रूर कोष्ठस्य, कौन सा क्रूर कोष्ठी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द याद रखिएगा। ग्रहणीयम उल्बड़म, उल्बड़ मतलब बढ़ा हुआ, क्या, अनिल, उसके ग्रहणी में वात की अधिकता होगी। ठीक, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, क्रूर कोष्ठी होगा। तो क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल भी ऐसे ही याद रखना है। और जस्ट मिनट, ठीक, अगर आपको टॉपिक पसंद आया है, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।